9 फिजिक्स। तो अभी हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन का नियम दिया। तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में लंबा चौड़ा चर्चा कर दिए थे। इससे थोड़ा सा याद कराते हैं, ध्यान से सुना तुम लोग। न्यूटन्स, इधर ध्यान दो, इधर तुम न्यूटन में करो। अभी सुनो, बाद में न्यूटन बनना। तो न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। उन्हें गति का, जैसे हम लोग गति करते हैं ना, चलते हैं, हम चलते हैं, रोड पे गाड़ियाँ चलती है, वस्तुएं चलता है, वस्तु मूव करती है, कोई वस्तु ऊपर नीचे गिरती है, तो किसी प्रकार से जो पोजीशन चेंज होता है इस यूनिवर्स में, उसमें इस मोशन के बारे में न्यूटन ने 3 को नियम दिया है ना। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता है और रहना भी चाहता है जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगे। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो ये अभी ये क्या है, डस्टर है, ये भी रेस्ट में है, आराम कर रहा है बेचारा। ठीक है, रेस्ट किसे कहते हैं? जब कोई समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। समय बीत रहा है लेकिन ये डस्टर इसी की इसी जगह पे है, कोई पोजीशन चेंज तो रेस्ट में हो गया। लेकिन जब कोई समय बीत रहा है और अपनी जगह भी चेंज कर रहा है, कुछ हो गया, मोशन में हो गया। समझा? तो जब कोई वस्तु ये भी रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में ही रहेगा और रेस्ट में रहना चाहेगा भी, ये तब तक रहेगा जब तक इसमें कोई बाहरी से बल ना लगा दिए। बल लगा दिए तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया। कोई दिक्कत? अभी पंखा देखो चल रहा है, ये मोशन में है, ये मोशन में ही रहेगा जब तक हम इसे बल लगा के हाथ से पकड़ के रोक दे या स्विच बंद करके रोक सके। कोई दिक्कत? फर्क समझ में आ गया? ये अभी से लेके जब तक तुम पढ़ोगे, जब तक शायद नौकरी के फॉर्म भरो, सब चीज में तुमको जरूरत पड़ेगा। तो कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक, और तब तक रहेगा जब तक कोई बाहरी बल न लगे, है ना। हिंदी में था ये, इंग्लिश में इसी को देखो बोलते हैं, एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू लिव इन ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल स्टेट अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन। मैं लिखा चुका हूँ इसको, है ना। अब मेरा इन लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, किताब वाला लैंग्वेज में नहीं लिखना है। इट मीन्स दैट if any object in rest, if any object is in rest, then also wants to live in rest unless the external force is not applied. इसका मतलब बाहर से बल लगाएंगे, इसके अंदर भी बल होता है, इसके अंदर बल है कि नहीं? इस डस्टर के अंदर बल है या नहीं? तुमको पता होगा कि सभी, अभी पहला चैप्टर केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि all the substance is made up of the atom and molecules, और the atom and molecule are continuously moving। इसके अंदर एक एटम मॉलिक्यूल्स है, एटम मॉलिक्यूल मूव करता है तो कुछ ना कुछ इंटरनल बल भी है, इंटरनल फोर्स के कारण ही इसके बस ये इसके जो है ना टूट फूट नहीं रहे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हर ऑब्जेक्ट एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है और एटम एंड मॉलिक्यूल्स में इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? लेकिन इंटरनल फोर्स के कारण ये मूव नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से बल लगाएंगे तब ये स्टेट परिवर्तन। मुझे समझ में आ गया? समझ ना? अब यही नियम को इनर्शिया कहते हैं। क्लास अगर मिस क्या होगा सुन लो, दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। जड़त्व के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मतलब अपने स्थिति के परिवर्तन को विरोध करना। ठीक है, अगर अभी देखो इंडिया में बहुत सारे अमीर है, नाम ले लेंगे, वो अगर गरीब बने रहेगा तो अपने पोजीशन को विरोध करेगा या नहीं विरोध करेगा? अब कहेगा ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, और अपोज करेगा। कोई गरीब है ना, तो वो अपोज नहीं करेगा, गरीब नहीं एग्जाम्पल चलेगा। गरीब चाहेगा कि हम अमीर हो जाए, नहीं, गरीब अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। तो कोई भी अपने सिचुएशन का, अपने स्टेट का चेंज होने का परिवर्तन का विरोध करता है, क्या करता है? ये विरोध करता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, और उसको विरोध करने के लिए जब परिवर्तन करना पड़ता है उसके स्टेट को, उसके लिए हमको बल लगाना पड़ता है। बिना बल लगाए, जैसे मान लीजिए तुम कमजोर पढ़ने में हो, अपने पोजीशन को चेंज करना चाहो, तेज बनना चाहो, उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल?
मेडिटेशन का बल, आत्म ध्यान का बल, आत्मसात का बल, और पूरा पढ़ाई का करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके एकाग्र होकर कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी ना तेज से कमजोर से तेज बनोगे। हैं अब तेज मान लिया तुम तेज हो, कमजोर बनना चाहते हो तो क्या कर, उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर घूमते रहना है, भोरे उठ जाना है, पगलेते रहना है, फिर देखना 1 महीना में सब भुला जाओगे क्वेश्चन के परीक्षा की कोई हिसाब। तो हर चीज में जब अपने स्टेट को चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझा चुके थे। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या चीज है बेटा, सब किताब में अलग अलग देगा, मैं भी अलग नहीं लिखता हूँ, किताब वाला लिख लेना, मेरा वाला लिख लो। न्यूटन सेकंड लॉ के पहले मोमेंटम वर्ड का इस्तेमाल जानना पड़ेगा। मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग। वेलोसिटी में होता है वेग, मोमेंटम से संवेग। मोमेंटम जानो जी कीर्ति कुमारी, मोमेंटम क्या चीज है, और इस नियम का समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा 11 चौपट हो जाएगा। कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ 11 टीचर ये नहीं समझाएगा, डायरेक्टली वो आगे चलेगा। इसलिए इसको जब ध्यान लगा के एकाग्र मन करके समझ लो। हम लोग समझे हुए तो हम 11 में समझ सकते हैं, नहीं समझोगे तो डायरेक्टली पता चलेगा क्या बोल रहा है। मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। इसको डिनोट करते हैं पी से। क्या से डिनोट करते हैं पता नहीं वैज्ञानिक कैसे इसका पी नाम दे दिया, भगवान जाने, लेकिन अब दे दिया तो याद करना पड़ेगा। पी को पी का से डिनोट किया था मोमेंटम को। अब मोमेंटम क्या चीज है, ध्यान से देखना। इसके लिए थोड़ा मैंने तुमको खेल की ओर जाना पड़ेगा। इसका ज्यादातर उपयोग स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स मैंने खेल, तो क्या होता है, खेल में इसका ज्यादा उपयोग है। ठीक है, तो खेल खेलती नहीं हो, लेकिन इमेजिन करो कि तुम खेल रहे हो, तो खेलोगे तो अच्छा, खेलने से पहले इसका और चीज समझाते हैं। ठीक है, जैसे एक लड़का है, एक गलती किया, ठीक है, तो मैं 10 केजी के डंडा से 10 केजी के डंडा से पीटा, ठीक है, और एक 20 केजी के डंडा से पीटा, है ना। अगर इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इसको ऐसे मत समझो, एक अगर 10 केजी का डंडा है तो इसको कस के मारेंगे, अब 20 केजी का डंडा है थोड़ा धीरे भी मारेंगे, है ना, तो चोट दोनों हो सके बराबर लगेगा। ऐसा ना समझ आएगा, नहीं समझा इसको। अच्छा, क्रिकेट के बारे में समझो। एक बैट्समैन है ना, जो हल्का बल्ला से खेलता है, तो बल्ला लेके गया इजी, मैंने मारे 10 केजी का बल्ला से खेल रहा है। और एक दूसरा बैट्समैन है जो 20 केजी के बल्ला से खेल रहा है, ठीक है। तो जो बैट्समैन 20 केजी का बल्ला से खेल रहा है, वो धीरे भी ऐसे प्लेस करेगा ना, वो गेंदा बड़ी दूर चला जाएगा। और जो हल्का बल्ला से खेल रहा है, उसको गेंद को बॉडी लाइन पहुंचाने के लिए कस के उसको भाजना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर गेंद बॉडी लाइन के बाद जाएगा। पहले क्रिकेट ऐसे करते थे, पहले जब टेस्ट खेलता था तो जब तक है ना शुरू रोकना है तो बल्ला को भारी बल्ला का इस्तेमाल करते थे कि कहीं गेंद गया गैप में, गैप समझते हो, 2 फील्डर के बीच में, तो आसानी से चालन। लेकिन हल्का बल्ला से खेलोगे ना और लोगों को तो चालन नहीं जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस के मास अच्छा, इसको एक क्या से समझो, एक ट्रक है, एक साइकिल है, दोनों टकरा गया तो क्या होगा, ट्रक का साइकिल टकरा गया तो ट्रक साइकिल पे ताकत लगाएगा और साइकिल ट्रक पे ताकत लगाएगा। दोनों ताकत बराबर होगा कि ज्यादा कम होगा? दोनों बराबर होगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं समझे। बोथ द फोर्स विल बी इक्वल, बोथ द फोर्स विल बी, इसलिए इसको समझो, जब साइकिल और ट्रक टकराएगा दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन साइकिल फेंका जाएगा, ट्रक मुझे रह जाएगा। इसी कारण होता है, मोमेंटम के कारण होता है। देखो इधर क्यों होता है, देखो इधर ध्यान से देखना क्यों होता है। समझा, ट्रक का वजन कितना, मान लिया 5000 केजी, मान लिया 5000 केजी। इसका साइकिल का वजन कितना, 50 केजी मान लो, या 30 केजी मान लो, क्या मान लो, 30 केजी। तो जब ये टकराएगा तो ताकत लगाया, मान लिया इसका ये मोमेंटम के रूप में समझो, पहले
मोमेंटम होता है, फोर्स लगा हो तो फार्मूला हो जाएगा ma, क्या हो जाएगा? तो ये वेलोसिटी माने ये दोनों टकराएगा तो जरूरी है कि एक ये भी फेंकाएगा, ये भी फेंकाएगा, मेरे दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्या रहेगा? तो मान लीजिए मोमेंटम कितना प्रोड्यूस हुआ टकराने के बाद, मान लीजिए मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ कितना? 1000 kg मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस हुआ, कितना? 1000 करो, कितना करो? 10,000। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर m इंटू मैंने a इसमें 10,000 मोमेंटम a प्रोड्यूस करेगा साइकिल और 10,000 a इस पर करेगा ना, दोनों सेम ही करेगा। तो तुम अभी कहोगे कि सर साइकिल तो फेंका गया, ट्रक मुझे रहता है, ट्रक को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो क्यों नहीं फर्क पड़ता है? देखो 10,000 में से 5,000 से भागा लगाओ, कितना हो गया? इसका स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड होगा और 10,000 में से 30,000 से 30 से भागा लगाओ, मिला के कितना होगा? 300 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी फेंका जाएगा और ये ओझे रह जाएगा, मैंने इसमें नगण्य ये लगेगी, अब समझ आया? लेकिन दोनों फोर्स भी इक्वल लगाएगा, दोनों मोमेंटम भी सेम ही जनरेट करेगा, अंडरस्टैंड? याद हुआ? पूछ देगा तुमको क्वेश्चन, एक ट्रक और साइकिल टकराया, तो जब टकराया तो दोनों दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया? बराबर फोर्स लगाया, कौन ज्यादा लगाया? तो दोनों इक्वल फोर्स लगाया, क्या लगाया? विश्वास नहीं होता ना, ऐसा बहुत सारी चीज विश्वास नहीं होगा। जैसे हम लोग इसका अगले लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ, उसी के रूप से आएगा, दोनों इक्वल फोर्स लगाया। When any two objects interact with each other या collide with each other, then both act the same forces and both are equal and opposite. मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लेकिन दूसरे पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये क्या होता है? लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम सेम लगाएगा लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसका मास। अच्छा ये सोचो, ठीक, इसको और भी देखो, ये सब करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ कोई लेवल में समझाएंगे ना, करी चलो। ये देखो, ये क्या है? एक चौक है और अर्थ है, तो ये चौक को अर्थ क्या कर रहा है? खींच रहा है, खींच रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है? ताकत लगा रहा है। तो ये चौक अर्थ को खींच रहा है कि नहीं कर रहा है? खींच रहा है। तो जितना अर्थ ताकत लगा रहा है, जितना ही ताकत लगा रहा है कि नहीं? दोनों सेम ताकत लगा रहा है। लेकिन अब कहो अर्थ को खिंचा नहीं रहा है, लेकिन ये क्यों खिंचा रहा है? इसमें फैक्टर है मास, इसका वजन कम है इसलिए इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए दिख जा रहा है। और अर्थ का मास ही इतना है कि उसका वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0.000 समथिंग, इसलिए वो ओझे के ओझे रह जाती है, लेकिन ताकत तो ये भी लगा रहा है। समझ में? अब देखो तुमको और समझाते हैं, समझे इसको? है समझना? एक बढ़िया एग्जाम्पल था, भूल गया एग्जाम्पल। अच्छा याद आएगा तो आगे जी बताएगा। तो हमेशा ये जितना फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स अर्थ भी लगा रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट है, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास, इसलिए इसका वेलोसिटी दिख रहा है, वेलोसिटी, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका वेलोसिटी ना के बराबर दिख रहा है, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। याद रखना, जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो जमीन को हम पीछे क्यों ढकेलते हैं और हम आगे, जमीन हमको आगे क्यों ढकेलता है? इसमें फैक्टर कौन सा है? मास। मेरा मास कम है इसलिए हमका वेलोसिटी तुमको दिख रहा है, और पृथ्वी का मास इतना ज्यादा है कि मेरे ताकत से वो कुछ नहीं हो रहा है, उसको ताकत तो दोनों सेम ही लगा रहा है। हाँ याद आया एग्जाम्पल आ गया। जैसे देखो वृद्धि, पेड़ पौधा देखो, पेड़ पौधा में ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? हाँ। लेकिन तुम पेड़ पौधा के रोप लो और सामने बैठ जाओ पालती मार के, कभी तुमको नहीं देखेगा कि जैसे इतना कम हो गया हो। तुम बैठ के देख लो, कहीं उसको ग्रोथ इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है ग्रोथ, तुम बैठ के देख लो ना। हाँ, लेकिन 5 दिन के बाद जैसा देखो, अरे पेड़वा ऐसे इतना बड़ा हो गया, तो ग्रोथ तो उसमें हो रहा है ना, लेकिन ग्रोथ विजिबल, लेकिन ग्रोथ उसमें भी हो रहा है। समझ में आ गया? दूसरा, हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं, जब जमीन पे चलते हैं तो जमीन को हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, जितना हमको अर्थ जमीन फोर्स लगा है जितना हम भी उसको लगाते हैं, लेकिन मेरा मास कम होने के कारण मेरा वेलोसिटी तुमको विजिबल दिख जाएगा और उसका मास इतना ज्यादा है इसलिए वो बेचारा ढकला नहीं जाता, उसको वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ समझना, अभी तक समझ में आया? मोमेंटम समझ में आया?
किसी भी सब्सटेंस का मास गुने वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। इसको भी समझ, ऐसे समझ लो, जैसे जिसका मास 20 kg है, क्या लगाना है, और एक का मास है 50 kg, ठीक है। हमको इक्वल मोमेंटम स्पीड प्राप्त करना है, तो 20 वाले को कितना फेंकना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 20 kg है, रेस्ट लगाओ, हमको इसको मोमेंटम चाहिए 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको कस के हमको वेलोसिटी देना पड़ेगा कम से कम 5, और जिसका मास 50 kg है वो धीरे दू भी करेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो ना, दोनों सेम आ गया ना, 20/100 50 गुना 100, अंडरस्टैंड। तो किसी भी सब्सटेंस के मास और वेलोसिटी गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग, मोमेंटम कहते हैं। लिखो मोमेंटम, लिखो देखो, तुमको फार्मूला पढ़ाया बेटा, ए बराबर ए में, ए बराबर। अब साबित तुमको कर देंगे कहां से आया, अब प्रूफ करेंगे इसको, और जगह जनरली नहीं करेगा, यहां से हम कर देंगे, है ना। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम लोग इस जमाने में चीजें उतना पढ़ाने वाले नहीं थे, किताब से बस देखा लिखा रट लो परीक्षा में दे दो, ऐसा सिस्टम था हम लोग, ये सब समझाना नहीं थी। अभी भी समझ में नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, अच्छा एक और कोशिश करेंगे, सिर्फ समझना है सब चीज को। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इसको देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो बड़ा टेस्टर नहीं है, देखो बड़ा टेस्टर, कल 2 तरह का टेस्टर लेके आना। देखो देखो, इसको हम कस के मारेंगे और बड़ा टेस्टर धीरे धीरे मारेंगे, दोनों चोट इक्वल लगेगा, चला। अरे पता कैसे लगा तुम, हम 2 अलग अलग साइज का टेस्टर लेके आना, तभी पता चलेगा। देखो, जो हल्का टेस्टर रहेगा उसे वो कस के मारना पड़ेगा, और भारी टेस्टर को धीरे से मारेंगे तो उसमें चोट लग जाएगा। हाँ, अगर डंडा अगर हल्का डंडा है उसको चोट लगाना तो कस के मारना पड़ेगा तुमको, अब भारी डंडा धीरे से मारोगे ना तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। देखो, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मोमेंटम डिनोटेड बाय p, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। देखो, मैथमेटिकली p बराबर mb, ये देखो वेक्टर के लिए लिखा हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी है, मास का स्केलर क्वांटिटी है बेटा, मास, इसलिए एरो हेड नहीं दिया इस पर, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम अभी तो मैं लिखा ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मैथमेटिकली p बराबर लिख दिया। देखो यहाँ p क्या है, मोमेंटम, m क्या है, मास, v क्या है, आगे लिखो बेटा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो परिणाम, ये साइड क्या हो जाएगा, देखो ये m का ये साइड क्या होगा बेटा, वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इधर ऐसे लिखेंगे kg मीटर और बटा में सेकंड, ये दोनों सेम है बेटा, इसको ऐसे लिख दिए, ये मतलब है दोनों गुना में, ये ऑब्लिक है, तो kg मीटर। देखो ऐसे बेटा मोमेंटम भी kg मीटर पर सेकंड, डायमेंशन तो निकाल ही दिए होंगे, डायमेंशन क्या हो गया, m lt - 1, देख लो डायमेंशन भी लिख दिए होंगे।
अब तुमको ध्यान देखो, कल हम कुछ लोगों का वीडियो देख रहे थे, कुछ टीचर्स लोग बता रहे थे, जैसे सीबीएसई बहुत सारे लोगों को कम नंबर आया है, तो टीचर्स लोग उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। पता है, मोटिवेट करना अच्छी बात है, मोटिवेट करना अच्छी बात है। किसी का कम नंबर आ गया है, कोई का फेल हो गया है, उसको मोटिवेट करें कि कहीं किसी कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन पता है, मोटिवेट करने के फेर में भी ज़्यादा बोल देते हैं, बोल रहे थे कि नंबर बेटा मायने रखता ही नहीं है। किसी के टैलेंट को, किसी के टैलेंट को नंबर जस्टिफाई नहीं करता है, और नंबर जो है परीक्षा में कितना आ जाए ये मायने नहीं रखता है। तो जब मायने नहीं रखता तो क्यों एग्जाम ले रहे हो? क्यों फिर तुम अच्छे से पढ़ा रहे हो, कहते हो कि बेटे हम 90 लाएंगे, मेरे पास एडमिशन ले लो, हम पढ़ा देंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। जब एडमिशन लेना हो तो फिर सभी लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास एडमिशन ले लो, अच्छे मार्क्स आएंगे। और नंबर जब क्राइटेरिया ही जस्टिफाई नहीं करता तो क्यों मैंने कुछ भी बोलते हैं ना, नंबर तो चाहिए ना। हम परीक्षा क्यों दे रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, नंबर क्राइटेरिया क्यों है? नंबर तो हमको चाहिए हर हाल में। तो कैसे कैसे मोटिवेट, और पता है उसके मोटिवेट में आगे बोल दिए कि देखो बेटा मैं भी 10th में 40% लाया था और आज इतने बड़े मुकाम पे हो, तो क्या करे थे 10th में 40% क्यों लाए? तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो कि हम भी 40 में फेल हो जाए? 10% लाए, 40% लाए, बताना क्या चाह रहे हो तुम? हम 40% लाए। अब विराट कोहली का एग्जाम्पल देता कि विराट कोहली तीसरा फेल है, तीसरा क्लास में फेल कर गया विराट कोहली, और देखो इस सुपर आइकॉन है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, हम भी तीसरा फेल हो जाए? बेकार पढ़ रहे हैं। विराट कोहली जिस ग्राउंड में मैच खेल रहा है जी, वहाँ लाइट जलता है ना, लाइट को किसने बनाया? पढ़ा लिखा इंसान ना। वो जिस एरोप्लेन में घूम रहा है, एरोप्लेन किसने बनाया? पढ़ा लिखा ना। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा तो एरोप्लेन कौन बनाएगा? अब विराट कोहली को बीमारी हो जाता है तो इलाज कौन करता है? डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंसान ना। तो कैसे कैसे लोग मोटिवेट करते हैं, तब समझ से ही बेहतर है नंबर। हम तो नहीं पढ़ रहे हो तो नंबर लाना है। अगर 90 से कम लाया तो तुम नहीं पढ़ते हो, 80 से कम लाया तो पढ़ते ही नहीं हो, बेकार। पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरा काम करो। हमको हर हाल में नंबर चाहिए ही 70% से ऊपर। हम मोटिवेट नहीं करेंगे कि नंबर मायने नहीं रखता। मैं नंबर मायने रखता है। कोई भी तुम्हारे कहीं भी तुम जाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो सबसे पहले नंबर ही देखेगा। अगर 80 है और 70 है तो वही समझेगा कि कमजोर है वो। हर जगह नंबर ही मायने रखता है। जैसे ही तुम अगर 40% तुम लाए, तुमको बोलने में भी शर्म आएगी। बिहार बोर्ड में 71%। नहीं तो हम लोग में 80% ही हाईएस्ट होता। 80% हाईएस्ट होता था। आप हाईएस्ट लाने चाहिए। हाँ, आपको एकदम मैथ आता है इतना अच्छा। हाँ तो आना चाहिए था, नहीं लाए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नंबर आना चाहिए था। आई एम सेटिस्फाइड। और नंबर ही मायने रखता है। हम कभी कहाँ नहीं बोले कि नंबर मायने रखता है। आपका नंबर मायने नहीं रखता तो आपके पास इतना टैलेंट क्यों है? आपके पास इतना टैलेंट है तो आपका नंबर भी तो ज़्यादा है। देखो बेटा, मोमेंटम समझ में आ गया? अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ, जल्दी इसको फार्मूला साबित करके छोड़ देंगे, जल्दी करो। न्यूटन सेकंड लॉ, पहले मेरा भाषा में लिख लो। लिखो द टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, द टाइम रेट चेंज ऑफ, या रेट चेंज ऑफ का लिखो। टाइम क्या, सिर्फ रेट चेंज ऑफ, रेट जैसी बोलती है टाइम से भागा होता है। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम the rate change of momentum is called force. कौन लिखेगा? The rate change of momentum is called force. अब ध्यान से देखना बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इसका मास मान लीजिए m है, कुछ ना कुछ वजन होगा ना, मान लिए m है, ये अभी u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक? तो अभी मोमेंटम क्या हो जाएगा? अभी ये कुछ देर के बाद ये वस्तु यहाँ पहुँच गया, इसका वजन तो ये नहीं रहेगा ना, क्या ही नहीं? तुम अभी हो दौड़ोगे तो तुम्हारा वजन 100 kg हो जाएगा, वजन तो सेम ही रहेगा ना। तुम रुक कर रहो या चलो या दौड़ो,
वजह नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट सेम ही है तो ऑब्जेक्ट मास से भी रहेगा, सबको साइजवा बड़ा बना दिए, इसलिए साइजवा बराबर कर देते हैं, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो साइजवा दोनों बराबर कर दिए ना, जिसका मास क्या है m। अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, v हो गया, और u से v होने में मान लीजिए समय क्या लगा, t लगा, कोई दिक्कत। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया बेटा, t1, लेट द इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू, देखो इधर करीना, तो m इनटू u हो जाएगा, t समय के बाद मोमेंटम मान लीजिए चेंज हो गया, p2 mv क्या हो जाएगा बेटा, mv, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p कहेंगे बेटा, डेल्टा p बराबर क्या हो गया बेटा, p2 माइनस p1 को शॉर्ट में डेल्टा p कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होगा बेटा, इधर देखो बेटा, डेल्टा साबित करने के लिए कहेगा प्रूफ द फार्मूला या डिराइव द फार्मूला ए बराबर ए में, तो ध्यान से देखो कैसे कैसे होगा। डेल्टा में p क्या हो गया, p2 कितना हो गया, mv माइनस p1 कितना हो गया बेटा, mu, ठीक है, हो गया ना। डेल्टा p क्या हो गया, mv माइनस, अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, मैंने डेल्टा p बाई टी, डेल्टा p बाई टी बराबर f, ठीक होता है। तब देखो सिंस डेल्टा p बराबर क्या है, mv माइनस mu, अब दोनों t से भागा लगा दिए, इधर भी t से भागा लगा देंगे, इधर भी, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क। अब देखो इसको तो फोर्स करते हैं, डेल्टा p बाई टी को क्या बोलते हैं, किसके द्वारा, न्यूटन सेकंड लॉ के द्वारा, बराबर क्या हो गया बेटा, m कॉमन ऊपर बेटा, इसमें क्या बचेगा, v माइनस u बराबर क्या बचेगा बेटा। अब देखो हम कुछ देर पहले चैप्टर पढ़ाए होंगे, v बराबर u प्लस, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, प्लस u कर जाएगा बेटा, तो v माइनस u बराबर, अब t गुना बदल जाएंगे, तो v माइनस u t बराबर क्या बचेगा बेटा, तो देखो इतना बराबर ये लिख सकते हैं क्या, यानी ये बराबर क्या हो गया बेटा, एम ए, ये फार्मूला ड्राइव हो गया, यही से फार्मूला है ए बराबर एम ए, जहाँ ये क्या है, फोर्स, फोर्स, एम क्या है, एम क्या है, मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन। प्रूव कर दिया तुमको, लिखो बेटा, लिखो लेट ए ऑब्जेक्ट, नहीं ये नहीं करना, ये अभी कहाँ, पहले भूमिका बांध देंगे तब ना। Let a object of mass m, an object, वो वोवेल है, वोवेल क्या कहने लगता है, ध्यान दो इधर, हम ये बोल दिए तो भी ये लिख दी, इधर थोड़ा सा ध्यान दो। Let an object of mass m, मास m, m को इन्वर्टेड कॉमा, ये देखो ब्रैकेट नहीं इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे में इन्वर्टेड कॉमा बन के आता है, मास m, let an object of mass m moves, moves, moves with velocity u, moves with velocity u, comma, after t second, after t second, the velocity of this object, t को डिवाइड करो मत रखो, after t second, velocity of the object becomes v, after t second, t second, the velocity of the object becomes v. देखो now initial momentum p1 बराबर becomes v becomes v. Now इनिशियल मोमेंटम p1 बराबर, अब इसके बाद उतार लो इसको, इनिशियल मोमेंटम ये p1, अब यहाँ से उतारो डायरेक्टली बेटा, देखो p1 बराबर mu, p2 बराबर mv, यहाँ से डेल्टा p बराबर चेंज इन मोमेंटम बेटा, चलो ना लिख दो फ्री, इसको डेल्टा p पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p कहते हैं, दैट इज v2 माइनस v1। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बाकी अगले क्लास में पढ़ाएंगे हम, इसको स्टडी करके आना, इसका स्पोर्ट्स में खेल में बहुत ही उपयोग है। देखो देखो कभी भी
क्रिकेट खेलने का मौका मिले फ्यूचर में, अभी तो नहीं मिलेगा, तो जब भी क्रिकेट का बॉल पकड़ना, क्रिकेट का बॉल पकड़ना, जैसे बॉल पकड़ लिया ना, अब पकड़ के हाथ ऐसे मत रख लेना, तो कॉस्को बॉल में तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन डील बॉल से खेला, अब पकड़ के ऐसे पकड़ लिया तो हाथ लाल हो जाएगा, चोट लग जाएगा। इसे क्रिकेट बॉल को जब भी पकड़ते हैं तो पकड़े और पीछे खींचेंगे। क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे तो तुमको चोट लगेगा ही नहीं। हम जब कोटा पर से कूदते हैं, कोटा पर से, तो अगर जमीन पे कूदेंगे तो गोड़ हाथ टूट टाट जाएगा, इसलिए कूदते थे क्या होते हैं, बड़ा सा एक जाल ले आते हैं, नेट क्या लेते हैं, जाल ले आते हैं ना, और जाल पर कूदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता, कभी कभी गेट बंद हो गया, जाम हो गया और हम छत पर फंस गए, आग लग गया रूम में, तो क्या करेंगे? कोठा पर जाते हैं, कूद जाते हैं, है ना? तो क्या हो गया, तो वो जाल लग जाता ना, तो जाल में टकरा के उछल उठता ना, तो मोमेंटम कम रहता है, फोर्स कम लगता है, इसलिए कोई दिक्कत। अच्छा, इतना नहीं होगी, बड़ी लोग पुलिस की तैयारी कर रही है, टट्टी में जाओ, बहुत सारा क्या करता है, तो जब इधर से फानता है तो जहाँ पे फानने के बाद पहुंचता है, जब बालू रखा जाता है, जब बालू किस लिए रखते हैं, वही चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए, ताकि उसको शॉक कम लगे, शॉक नहीं, शॉक चोट कम लगे। तो इसका बहुत सारा उपयोग है चेंज इन मोमेंटम के कारण, ठीक है।